नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 2 के अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को कक्षा में प्रभावी और गतिविधि आधारित तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक बच्चों को उदाहरणों द्वारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करेंगे। इस पाठ के शिक्षण के पश्चात बच्चे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए उनमें अंतर कर लेंगे। कक्षा में सामान्य शिक्षण सामग्री के साथ साथ शिक्षक गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक पदार्थ और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख और समझ सकेंगे। कक्षा की शुरुआत एक सरल 2-3 मिनट की गतिविधि से कराई जा सकती है। शिक्षक एक पारदर्शी ग्लास या कटोरी में पानी लेकर उसमें एक चम्मच शक्कर डालकर बच्चों से धीरे धीरे चलवा सकते हैं। थोड़ी देर में शक्कर दिखना बंद हो जाएगी और यहाँ बच्चों को ये समझने में मदद दी जा सकती है कि शक्कर कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि पानी में ही मिल गई है और विलयन बन गया। इसके बाद ध्यान दूध की ओर ले जा सकते हैं। घर में अक्सर देखा जाता है कि दूध से दही जमाई जाती है। इसी क्रम में ये भी जोड़ा जा सकता है कि कभी-कभी दूध खट्टा हो जाता है, यानी उसका स्वाद और गुण बदल जाते हैं। इन तीनों उदाहरणों में शिक्षक बच्चों के मन में ये बात बिठा सकते हैं कि परिवर्तन का अर्थ सिर्फ आकार बदलना नहीं होता। कभी पदार्थ मिल जाता है, कभी वो नया रूप ले लेता है और कभी गुण भी बदल जाते हैं। अब आगे की स्लाइड में इन्हीं परिवर्तनों को समझाने के लिए ये बताया जा सकता है कि परिवर्तन किस किस प्रकार के होते हैं। परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब शिक्षक विद्यार्थियों को भौतिक परिवर्तन समझाने के लिए एक सरल गतिविधि करा सकते हैं। पहले नमक और पानी का घोल तैयार करवा सकते हैं और फिर उसे गर्म करके पानी के वाष्पित होने तक रखा जा सकता है। जब बर्तन की तली में पुनः नमक दिखाई दे तो बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि नमक कहीं गया नहीं था, केवल पानी में घुलकर मिल गया था और फिर वापस मिल गया। इसी क्रम में मोम का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गर्म करके पिघलाया जाए और कुछ देर बाद जब वही मोम ठंडा होकर फिर से ठोस बन जाता है तो ये स्पष्ट करने में आसानी होती है कि यहाँ पदार्थ वही रहता है, केवल उसकी अवस्था बदलती है। यानी भौतिक परिवर्तन केवल रूप या अवस्था का परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और अक्सर यह परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, मतलब भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। इस तालिका के माध्यम से शिक्षक ये संकेत दे सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई परिवर्तन होते हैं जहां पदार्थ का रूप, उसकी अवस्था या रंग बदलता है, पर पदार्थ स्वयं वही रहता है। जैसे मोम का पिघलना, पानी का जमना, नैप्थलीन बॉल का धीरे धीरे उड़ना या धूप में फोटोक्रोमिक चश्मे का रंग बदलना। इन सभी में परिवर्तन तो दिखाई देता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए शिक्षक मैग्नीशियम की पट्टी के जलने की प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं या इस पर आधारित एक छोटा वीडियो दिखा सकते हैं, जहां तेज प्रकाश के साथ जलने के बाद सफेद पाउडर बनता है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये पाउडर मूल मैग्नीशियम नहीं, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक नया पदार्थ है। फिर इस पाउडर को जल में मिलाने पर बनने वाले विलयन पर लिटमस परीक्षण का उल्लेख किया जा सकता है। ये विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिससे इसकी क्षारीय प्रकृति का पता चलता है और ये भी प्रमाण मिलता है कि एक नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। यानी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन केवल बाहरी रूप का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि पदार्थ के गुण बदलकर नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ऐसे परिवर्तनों में बने पदार्थ के गुण
पहले पदार्थ से अलग होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में उन्हें वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। अब इस तालिका के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कई दैनिक घटनाओं में पदार्थ का रंग, गुण या रूप इस प्रकार बदलता है कि एक नया पदार्थ बन जाता है, जैसा कागज का जलना, चीनी का गर्म होकर भूरा होना या हल्दी का साबुन के संपर्क में आकर रंग बदलना। इन सभी में मूल पदार्थ पहले जैसा नहीं रहता, यानी ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। फिर आते हैं अगली गतिविधि पर, जिसमें मोमबत्ती के उदाहरण से भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों को एक साथ समझाया जा सकता है। पहले ये दिखाया जा सकता है कि गर्म करने पर ठोस मोम पिघलकर द्रव बनती है और ठंडा करने पर पुनः ठोस हो जाती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद मोमबत्ती के जलने पर वास्तव में ठोस मोम नहीं, बल्कि मोम से बनी वाष्प जलती है। इसे समझने के लिए मोमबत्ती को बुझाकर निकलते हुए धुएं के पास एक तीली लाई जा सकती है, जली हुई तीली। जैसे ही तीली धुएं के संपर्क में आती है, मोमबत्ती बिना बत्ती को छुए पुनः जल जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धुआं वास्तव में ज्वलनशील मोम वाष्प है। आगे ये समझाया जा सकता है कि मोम वाष्प वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे नए पदार्थ बनाती है। क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं और मूल मोम को वापस पहले जैसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इस उदाहरण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ये तुलना कराकर समझा सकते हैं कि सभी घुलने की प्रक्रियाएं एक जैसी नहीं होती। पहले पानी में ग्लूकोज मिलाकर दिखाया जा सकता है कि वह घुल जाता है और बर्तन ठंडा महसूस होता है। यदि इस विलयन को वाष्पित किया जाए तो ग्लूकोज पुनः प्राप्त हो सकता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है जो यहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद पानी में कली चूना मिलाने का उदाहरण लिया जा सकता है। इसमें घुलने पर ऊष्मा निकलती है और बर्तन गर्म हो जाता है। यहाँ एक नया पदार्थ चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिस वजह से बर्तन गर्म महसूस होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस तुलना से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि कुछ परिवर्तनों में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि कुछ में ऊर्जा निकलती है, और इसी आधार पर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी समझाया जा सकता है। अगले उदाहरण के माध्यम से दो अलग अलग प्रकार के परिवर्तनों की तुलना कर सकते हैं। पहले फिटकरी के संतृप्त विलयन से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा सकता है, जो इस चित्र में दर्शाया गया है, जहां छोटे क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और उसे तोड़कर फिर छोटे क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके विपरीत अंकुरित चने को मिट्टी में लगाने पर कुछ समय बाद पौधा बन जाता है और उस पौधे से मूल बीज वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ नया पदार्थ बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। इस तुलना से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जहां पदार्थ का केवल आकार या रूप बदलता है, वहां भौतिक परिवर्तन होता है, और जहां नया पदार्थ बन जाता है, वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। अब अगले क्रियाकलाप के बारे में बताते हुए शिक्षक पहले डिब्बे के पिचकने का उदाहरण लेकर ये दिखा सकते हैं कि जब गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डाला जाता है तो वायु दाब के कारण डब्बा पिचक जाता है। यहाँ केवल आकार में परिवर्तन होता है और इसको ठोक पीट कर कुछ सीमा तक फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद सोडियम की जल से होने वाली क्रिया का उदाहरण लिया जा सकता है। इसको ध्यान रहे कि बच्चों से ना करवाएं, शिक्षक या खुद करें या इसका एक वीडियो दिखा सकते हैं, जिसमें सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस का विलयन होता है, निकलती है।
सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है और मूल सोडियम वापस प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद शिक्षक दैनिक जीवन में कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे जूतों पर पॉलिश लगाने से उसकी सतह चिकनी होकर चमकीली दिखाई देने लगती है, लेकिन धूल मिट्टी वापस लगने के कारण वही सतह फिर से पहली जैसी हो जाती है। इसलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके विपरीत वर्षा ऋतु में रातों में जुगनू का चमकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जुगनू के शरीर में उपस्थित लूसीफेरिन, एटीपी और मैग्नीशियम आयन ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके बाद एक और क्रियाकलाप करके दिखाया जा सकता है या वीडियो द्वारा दिखाकर उसका वर्णन किया जा सकता है। पहले लोहे और गंधक के चूर्ण को मिलाकर ये दिखा सकते हैं कि दोनों मिलकर केवल एक मिश्रण बनाते हैं। चुंबक से लोहे को अलग किया जा सकता है या पानी में डालकर लोहा नीचे बैठ जाता है और गंधक ऊपर तैरती है। क्योंकि दोनों पदार्थ मूल रूप में अलग किए जा सकते हैं, इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद उसी मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले नए पदार्थ का उल्लेख किया जा सकता है कि गर्म करने के बाद बना नया पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता और उसे पानी में डालने पर भी दोनों मूल पदार्थ अलग नहीं होते। यहाँ एक नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है जो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट किया जा सकता है कि केवल मिश्रण बनना ही भौतिक परिवर्तन है, जबकि गर्म करने पर नया पदार्थ बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्रियाकलाप को कक्षा में आसानी से दर्शाया जा सकता है, जिसमें चीनी घोलकर यह दिखाया जा सकता है कि इससे एक मीठा शरबत बनता है और वाष्पन करने पर पुनः चीनी प्राप्त की जा सकती है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये इसलिए एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद चीनी को गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है कि यहाँ चीनी पिघलकर रंग बदलती है और अंततः कैरमेल नामक नया पदार्थ बनता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। इस नए पदार्थ से पुनः चीनी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले उदाहरण में पहले लोहे की छड़ को गर्म करने पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि वह लाल रंग की हो जाती है और ठंडी होने पर पुनः अपने मूल रंग में लौट आती है, इसलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद लोहे पर जल की उपस्थिति में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है कि इस तवे पर जल आने के कारण क्या होता है वो हम जानेंगे। जहां कुछ समय बाद भूरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे जंग कहते हैं। यह कपड़ों पर दाग छोड़ता है और इससे मूल लोहा आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ लोहा वायु की ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार गर्म करने से रंग बदलना भौतिक परिवर्तन है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जबकि जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए ये रेखांकित किया जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप या उसकी अवस्था बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता और उसे फिर से पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पहले पदार्थ से भिन्न होते हैं और सामान्यतः उसे वापस मूल अवस्था में लाना आसान नहीं होता। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था और उसका रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक इन दोनों गुणों में बदलाव आते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्रिस्टलीकरण पे।
क्रिस्टलीकरण की ओर बढ़ते हुए विद्यार्थियों को यह बताया जा सकता है कि नमक को समुद्र के जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है और गुड़ बनने की प्रक्रिया में भी गाढ़े रस से समय के साथ चीनी के क्रिस्टल अलग होते दिखाई देते हैं। इसी आधार पर समझाया जा सकता है कि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यहाँ शिक्षक एक सरल प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं कि गर्म जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालकर उसमें कॉपर सल्फेट घोलने पर संतृप्त विलयन तैयार किया जा सकता है। विलयन को छान कर स्थिर स्थान पर रखने पर कुछ समय के बाद बीकर की तली में नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट किया जा सकता है कि विलयन से शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथ ही ये भी बताया जा सकता है कि अलग-अलग रासायनिक परिवर्तनों के क्रिस्टलों की अपनी विशिष्ट आकृति होती है जो उनकी पहचान में सहायक होती है। अब अध्याय के समापन पर शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर ये जान सकते हैं कि वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर कितनी स्पष्टता से समझ पाए हैं। इन प्रश्नों को कक्षा में चर्चा के रूप में भी रखा जा सकता है या लिखित अभ्यास या गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है ताकि प्रमुख अवधारणाएं सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।